हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करते हुए बात करेंगे मई 25 अटेम्प्ट के लिए आप लोगों को एडवांस काउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस ऑर्डर में आपको चैप्टर रिवाइज करनी चाहिए, चैप्टर को कैसे रिवाइज करना चाहिए क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो क्या क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या ऑडिट करना चाहिए, कोई और प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। ड्यूरिंग दीज डेज, ड्यूरिंग एग्जाम डेज कौन कौन सी बातें आपने फॉलो करनी है। ड्यूरिंग 3 आवर्स ऑफ द एग्जाम कौन कौन सी बातें आप फॉलो करेंगे। 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आपने उन 15 मिनट्स को कैसे बेस्ट बेस्ट यूटिलाइज करना वो बात मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लिंक ना सब दोस्तों सब ग्रुप में शेयर करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। एडवांस अकाउंट का बूस्टर बैच मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा, जिसमें मैंने 100% सिलेबस कवर कराया है। हर एएस और चैप्टर के मैंने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर कवर कराए हैं, और इतना ही नहीं, साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराया है। बूस्टर बैच के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं, और बूस्टर बैच की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, उन नोट्स को भी और वीडियो को अपने सब दोस्तों शेयर करना है। देखिए दोस्त, एडवांस अकाउंट का जो अपना एग्जाम है वो फर्स्ट एग्जाम है, और जितना टाइम हमें ना एडवांस अकाउंट के पेपर की तैयारी करने में मिलता है, बाकी एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता। आपकी साइड से अगर कोई गैप रह गए होंगे ना, जैसे आपने सोचा था कि 3 बार रिवीजन होगा, 4 बार रिवीजन होगा और नहीं हो पाया, या आपने सोचा था कि इस चैप्टर को मैं इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन नहीं हो पाए, आपकी साइड से जो भी गैप रह गया ना, आपके पास एक मौका और है, और ये आखिरी मौका है उन गैप को दूर करने का। मैं आपको बताऊं दोस्त, एडवांस अकाउंट ना मोस्ट स्कोरेबल सब्जेक्ट है, और आराम से स्टूडेंट इसमें ना 80+ मार्क्स लेके आ जाते हैं, और आपके भी आएंगे। बस आपने क्या करना है, ये जो कमिंग डेज है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, आपकी साइड से अगर कोई गैप रह गया ना, उसको दूर करने का आपके पास एक आखिरी मौका, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस मौके को वेस्ट नहीं करेंगे। यहां से लेकर टिल योर एग्जाम हर स्टूडेंट के पास ना सेम टाइम है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, और उसके बेस पे दोस्त आपका रिजल्ट बनने वाला है। और मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप ना कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें सबसे पहले ना कि सर हम ना ये जो कमिंग डेज है ना, इनमें डेली 13 to 14 आवर पढ़ेंगे और हम पास हो रहे हैं। ये हमारा प्रॉमिस है, हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांस अकाउंट की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए दोस्त। मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना, आपको ना 26 अप्रैल से एडवांस अकाउंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फर्स्ट डे में आप क्या करेंगे, AS 10, 16, 12, 26, 28 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। और फिर ना सोने से पहले स्टेटस भी लिखेंगे। अगर कोई पॉइंट या आपका कोई कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर या कोई पार्ट ऑफ द चैप्टर पेंडिंग है, तो आप उसे जरूर लिखें, और फिर अगले दिन उसे आपने क्या करना है, कवर करने की कोशिश करनी है अगले दिन के टारगेट के साथ। ठीक, सेकंड डे पे आप क्या करें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर AS 17, AS 7। थर्ड डे पे आप फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी AS 18, 2, 1, 9। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, 29 अप्रैल को अमलगमेशन ऑफ कंपनी AS 19 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर AS 15, 20, 22, 24, 25। और जो रिमेनिंग आपके चैप्टर बच गए, आप क्या करेंगे, 1 मई को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो बाई चांस आपकी साइड से कोई यहाँ पे पेंडिंग रह गया, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने क्या करना, 2 मई को मॉर्निंग में उसे कंप्लीट कर लेंगे। सर हमारे एग्जाम तो 3 मई को है, लेकिन आपने तो सिलेबस 1 मई को कंप्लीट करा दिया। दोस्त पता क्या है, एडवांस अकाउंट में आपके पास ना ज़्यादा टाइम होता है, और जो चैप्टर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे शुरू करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम एडवांस अकाउंट का रिवीजन करते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जो स्टार्टिंग में चैप्टर हमने कवर किए हैं। इसलिए आपने क्या करना, 2 बार रिवीजन करना। सेकेंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, 3 मई को जिस दिन आपका एग्जाम है, ये 4 चैप्टर रिवीजन के लिए रखेंगे, सेकंड रिवीजन के लिए। ठीक है, और 3 मई को जिस दिन आपका एग्जाम है, सेकंड रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, ये 4 चैप्टर रखेंगे। और 2 मई को क्या करेंगे, जो टॉपिक अदर देन 4 चैप्टर है, वो आप यहाँ पे सेकंड रिवीजन में कवर कर लेंगे। ठीक, एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ एएस बड़े छोटे एएस है जिसमें आपको लगता है कि सेकंड रिवीजन की नीड ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उनका सेकंड रिवीजन नहीं करेंगे। जिन जिन चैप्टर का आपको सेकंड रिवीजन करना है, आप साथ साथ नोट करते चलेंगे कि इनका सेकंड रिवीजन करना है। ठीक है, 4 चैप्टर का सेकंड रिवीजन आपका मस्ट है। ठीक,
सेकंड रिवीजन को आप कैसे करेंगे उस बात को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एडवांस काउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने इस बात को डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैंने यहां पे वो भी डिस्कस कर लिया कि आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर में आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन था कि सर हम चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, एएस को कैसे रिवाइज करें। देखिए दोस्त, यहां पे 3 अलग अलग अप्रोच आती हैं, आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो अप्रोच ये आती है कि स्टूडेंट क्या करता है, एक साइड क्वेश्चन रख लेता है, एक साइड आंसर रख लेता है, यू हो गया, यू भी हो गया, यू भी हो गया, और मैं आपको बता दूं रियल में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया, एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ी उसका आंसर टिक कर लिया, एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ी उसका आंसर टिक कर लिया। दोस्त, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखें, ठीक। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ऑडिट करके जाएंगे ना, और एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आगे पीछे आ गया, कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होकर आ गया, चेंज होकर आ गया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सोल्व करके जाएंगे ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को आराम से हैंडल कर लेंगे। इसलिए आपने क्या करना, इस अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। एक अप्रोच क्या होती है, ये तो फर्स्ट अप्रोच होगी, ऑडिट अप्रोच बोलते हैं इसको। सेकंड अप्रोच क्या होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बना के ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्त, इस टाइम पे टाइम नहीं है, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो टाइम ही नहीं इतना, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, तो उस अप्रोच को आपने फॉलो नहीं करना। तो सर हम किस अप्रोच को फॉलो करें? दोस्त, आपने पता क्या करना, थर्ड अप्रोच फॉलो करनी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। जैसे मान लो आपका अमलगमेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर है, ठीक है। अब ओल्ड बुक्स बनानी है आपने, पहले आप पीसी कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, पीसी कैलकुलेट करने में आप क्या करेंगे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। पेमेंट टू में जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है, ई लिख दिया, ठीक है। आपका पेमेंट किस फॉर्म में किया है, अपनी इक्विटी शेयर की फॉर्म में किया। वर्किंग में आप क्या करेंगे, स्वैप रेशो, डीम्ड स्वैप रेशो, नंबर ऑफ शेयर, जो भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक। फिर ओल्ड बुक्स की अगर बात आती है तो आप क्या करेंगे, आपने ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, बस आर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट अमाउंट लिखना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ऐसे कैश एंड बैंक अकाउंट। न्यू बुक्स में जैसे आपने फर्स्ट एंट्री पास करनी है, बिजनेस परचेज अकाउंट या बिजनेस मर्ज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो बी टू लिक्विडेटर। ऐसे करके आप सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े चैप्टर है, छोटे चैप्टर के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब प्रॉफिट लिखना, 40,000 का प्रॉफिट आ गया, डेप्रिसिएशन है 30,000 ऐड कर देंगे, पीपी का अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट पी लिखेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे अमाउंट लिखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे, एब्रीविएशन यूज कर लेंगे, ठीक। हर चैप्टर के आपने क्या करना, पहले 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा चैप्टर को लेकर, और आपका टाइम भी कम लगेगा। अब आपने क्या करना, जैसे मान लो 3 क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए अमलगमेशन के, आपका कैश फ्लो के, आप 4th क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपने ये देखना कि 4th क्वेश्चन के अंदर ना कितने पॉइंट नए हैं जो क्वेश्चन 1 2 3 में कवर नहीं है। आपने सिर्फ उन नए पॉइंट को लिख के देखना है, बाकी को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझ में आ चुका है। डुप्लीकेट क्वेश्चन आपने कट करते हुए चलना, ठीक। और एक काम और करेंगे आप ना, जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, साथ साथ नोट कर लेंगे सेकंड रिवीजन के लिए। तो ये बात मैंने आपको बोली थी ना कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन में 4 से 5 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, या जैसे मान लो कंसोलिडेशन है या आपका अमलगमेशन है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। ये मैंने आपको बताया बड़े चैप्टर के बारे में। अब कुछ छोटे चैप्टर है, जैसे आपका AS2 हो गया, AS आपका 16 हो गया। मान लो सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइज अमाउंट आपने डायरेक्ट करना है तो कैलकुलेटर से भी हो सकता है। हालांकि AS16 में कुछ क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चन को आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऐसे सोल्व करके देख लेंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चन है, जैसे आपका AS2 का क्वेश्चन है, तो आप उसे क्या करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या करना है, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हमें ना आंसर को साथ साथ सोचना है। आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे और आंसर सोचेंगे, अच्छा ये आंसर बनेगा, फिर आंसर रेफर कर लेंगे। आपने इस अप्रोच से क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन सोल्व भी होंगे और आपका टाइम भी कम लगा, ठीक। नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं कि हमें ड्यूरिंग दीज डेज, एग्जाम डेज, किन किन बातों का ध्यान रखना। दोस्त, एक तो आप क्या करेंगे, ये प्रॉमिस आप ऑलरेडी कर चुके कि आप 13 to 14 आवर पढ़ेंगे, ठीक। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस काउंट आपने ना काफी टाइम पहले पढ़ा हो, पिछले 8-10 दिन से तो आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस काउंट तो आप क्या करेंगे, पेपर से पहले पढ़ेंगे, ठीक। तो एक 8-10 दिन का गैप आ गया, तो जैसे आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना चीजें याद नहीं आ रही हो,
तो उस केस में आपने क्या करना है, रिकॉल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बुक उठाएंगे और रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट जो कॉपी में लिखे हुए आप उनसे क्या करेंगे, उसे डायरेक्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे ऑटोमेटिक चीजें याद आ जाएंगी। ठीक, आपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, दोस्तों के बगैर कैसी लाइफ है बताओ। दोस्त मैं आपको बताऊं, एग्जाम के बाद ना पूरी लाइफ पड़ी दोस्तों की मदद करने के लिए। ठीक, अगर अच्छा दोस्त होगा ना कोई आपका, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टाइम पे दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा और उनका टाइम भी वेस्ट होगा। हो सकता है ब्रांच पढ़ रहे हो और वो अमलगमेशन पढ़ रहा हो, तो कैसे टैली करोगे। ये जो नेक्स्ट 15 टू 16 डेज है, इंक्लूडिंग आपके ऑल एग्जाम, ये आपने अपने आप को देने हैं दोस्त। ये जो 15-16 डेज है ना, ये मान के चलिए कि जो आपने अभी तक मेहनत की ना, वो सारी की सारी मेहनत है ना, अब ये जो नेक्स्ट 15 टू 16 डेज है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आपने क्या करना, अच्छे टाइम को यूटिलाइज करना है और आप स्लॉट बना के पढ़ेंगे। और जो पहला स्लॉट होगा ना आपका मॉर्निंग का, वो कम से कम भी 5 से 6 घंटे का होगा। आप देखना नेक्स्ट लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, आइए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम के अंदर जो 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने उसे कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो आपको अल्टीमेट करना ही करना है। क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक पढ़ेंगे और इसमें आपने कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन 2 का ए है या क्वेश्चन 2 है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़िए। सर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले क्यों पढ़े, हम पहले क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़े। दोस्त देखिए, जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है, जो इवेंट दे रखा है, उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे उस ट्रीटमेंट का जो पूछ रखा है। और जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो पता क्या होगा, आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप आंसर की ड्राफ्टिंग मन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट बात आपने क्या फॉलो करनी 15 मिनट्स के दौरान, अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको रिजिड कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने उस पॉइंट को छोड़ देना उस टाइम पे ना। क्योंकि अगर आप एक ही पॉइंट पर रिजिड हो जाएंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका जो 15 मिनट्स है वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप उसमें देख नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि जब हम लोग ना क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं ना, तो जिस पॉइंट में दिक्कत होती है वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है उस टाइम पे ना। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हुए हो सकता है वो उतनी लेवल की क्लैरिटी ना आए। ठीक, उस लेवल की क्लैरिटी आपको ना आए क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो इसलिए आप क्या करें, किसी पॉइंट पर रिजिड नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको आंसर के टाइम पे स्पेशल रेफर करना और आप उस टाइम पे भूल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा उसको नोट कर लेंगे। ठीक, 15 मिनट्स के अंदर आपने नेक्स्ट काम क्या करना, आपने ना ऑर्डर करना है, मतलब ऑर्डर सेलेक्ट करना है क्वेश्चन करने का ना। आप पहले क्या करेंगे, स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, एडवांस अकाउंट का पेपर ना लेंथी आता है, और लेंथी पेपर में अगर पहला क्वेश्चन हमने बड़ा उठा लिया और उसमें टाइम लग गया ना, तो पेपर को हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती है। बड़ा मतलब ऐसा स्टूडेंट के साथ हमेशा होता आया है, तो मैं चाहता हूं आपके साथ ये ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। और स्मॉल क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, आपको लग रहा है कि इसमें 6 मिनट लगेंगे, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और आपको लग रहा है इसमें 12 मिनट्स लगेंगे, तो फिर ये स्मॉल क्वेश्चन बन गया आपके लिए। पहले आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक, ये कुछ बातें जो आपने 15 मिनट्स के दौरान फॉलो करनी है। अगर 15 मिनट्स के दौरान ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास टाइम बचा, तो फिर आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग 3 आवर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। देखिए दोस्त, सबसे पहले जब आप ना पेपर सोल्व करने बैठेंगे, तो आपने क्या करना, जो स्मॉल क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए थे, पहले आप उन क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक, सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी पे आप क्या करेंगे, जो केस सिनेरियो एमसीक्यू है उसको सोल्व करेंगे फिर ना, स्मॉल क्वेश्चन होने के बाद। अब यहाँ पे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हम लोग ना केस सिनेरियो एमसीक्यू को पहले सोल्व क्यों नहीं करें। दोस्त मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ पहले ना सोल्व करने का ना। देखिए क्या होता है, हम ना केस सिनेरियो और एमसीक्यू से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर ना, और अगर मान लो किसी एमसीक्यू में या केस सिनेरियो में दिक्कत होगी ना, तो एक तो मोरल डाउन होगा और एक टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, पेपर हैंडल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब छोटे क्वेश्चन करके केस सिनेरियो पे जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा, आपकी स्पीड मेंटेन हो चुकी होगी, क्योंकि आप ना पेपर का एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके होंगे कवर ना, और जिसमें आपको टाइम भी कम लगा होगा कंपैरेटिवली। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद केस सिनेरियो एमसीक्यू के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन पे जाएंगे, उसके बाद फिर आप बिग क्वेश्चन करेंगे, जो बड़े बचे हुए बड़े क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पे क्या क्या चीजें आपको दुखी कर सकते हैं, पेपर टफ आ सकता है दोस्त। मैं आपको बता दूं, अगर पेपर टफ आ जाए ना, तो बिल्कुल नहीं डरना आपने ना, क्योंकि टफ पेपर का मतलब पता क्या, एक या दो क्वेश्चन टफ होगा, है सर, हाँ जी। आसान पेपर में और टफ पेपर में बस यही फर्क होता है कि आसान पेपर के अंदर क्या होता है, सारे क्वेश्चन या तो आसान होते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपका एवरेज होता है। लेकिन टफ पेपर के अंदर क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन टफ होता है, कभी पूरा पेपर टफ आ ही नहीं सकता। हमारे साथ वहां पे क्या दिक्कत होती है, जैसे मान लो आपने अमलगमेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी, बहुत सारा टाइम आपने अमलगमेशन में लगाया, लेकिन अमलगमेशन का क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो आप वहां पे इमोशनल मत हो जाना। अमलगमेशन मैंने तेरे को टाइम दिया है, मैं तेरे से ही मार्क्स
रिकवर करूंगा, तेरे से ही मार्क्स लेके दिखाऊंगा, नहीं, आपने इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। अगर टफ पेपर आएगा तो जो एक या दो क्वेश्चन टफ है, आपने पता क्या करना, ऑर्डर ऐसे करना है कि वो क्वेश्चन लास्ट में आप कवर करेंगे, उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, लास्ट में कवर करेंगे, ठीक। एक सिचुएशन ये हो सकती है, और मैं आपको बता दूं, अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, ठीक, वो एक कॉमन टफ पेपर रहेगा। और अगर टफ पेपर आता है ना तो जनरली क्या, तो उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक। ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें आपको मान लो 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट आते हैं, 1 पॉइंट नहीं आता, तो कोई बात नहीं, पता आप क्या करेंगे, पहले 9 पॉइंट का ट्रीटमेंट करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको 10th पॉइंट का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने क्या कर रखा है, दो कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़ रखे हैं, उनके क्वेश्चन अलग अलग कर रखे, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आया, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, जैसे आपने उन कॉन्सेप्ट को के हिसाब से क्वेश्चन कर रखे ना, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिले जिसके आपको कई सारे पॉइंट नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने क्या करना है, आपने ना जो पॉइंट आते हैं आपको ना पहले उनको सोल्व करना स्टार्ट करना, आप देखेंगे कि जो पॉइंट आपको नहीं आते ऑटोमेटिक आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, आपको कुछ ना कुछ आंसर आता होगा, आपने क्या करना, उसके बेस पे आंसर स्टार्ट करना है, और जो पॉइंट आपको नहीं आते ऑटोमेटिक आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि आप क्या करने वाले हैं, 100% पेपर अटेम्प्ट करने वाले। और मैं आपको बता दूं, आपका पेपर 100% जरूर अटेम्प्ट होगा, बस आपने क्या करना है, पहले स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद केस सिनेरियो एमसीक्यू, उसके बाद कंपलसरी क्वेश्चन, उसके बाद आप क्या करेंगे, बिग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एक बात को और ध्यान रखेंगे आप, ड्यूरिंग दीज डेज आपने क्या करना, नींद प्रॉपर लेनी है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बूस्टर बैच के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और बूस्टर बैच की जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।